गुड मॉर्निंग। फिर से देखेंगे एक बार कि HTML में कैसे हम CSS को इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे फाइल को कनेक्ट करेंगे, है ना। क्योंकि कुछ लोगों को क्वेरी हो रही थी कि कैसे हम फाइल बनाएंगे, किस फाइल में क्या लिखना है, किस फाइल में क्या लिखना है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक ना। तो सबसे पहले तो एक हम फोल्डर बना लेते हैं। मैं डेस्कटॉप में एक फोल्डर बना लेता हूँ CSS का, या फिर CSS। ठीक है। और इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूं अपने कोड पे, मतलब एडिटर में। ओपन फोल्डर, हमने इस बार किस में क्लिक किया है? फाइल में, ओपन फोल्डर में। यहाँ CSS इंट्रो हमने फोल्डर जो बनाया था उसको सेलेक्ट किया और उसको ओपन कर लिया। ठीक ना। इसमें कुछ परमिशन मांग रहा है तो यस कर देंगे हम। इसमें अब क्या होगा कि जैसे भी कोई हम नई फाइल बनाएंगे तो ये किस में आएगा? इसी फोल्डर के अंदर आएगा। तो यहाँ देखिए 3 आइकन बने हुए हैं, 4 आइकन बने हुए हैं। तो पहला जो आइकन है उसमें आप जाएंगे तो जैसे ही माउस का कर्सर ले जाएंगे, थोड़ी देर माउस का कर्सर उसमें रखेंगे तो वहां लिखेगा न्यू फाइल। तो अपन क्या बनाएंगे? यहाँ न्यू फाइल। तो अभी तक जैसे ही हम बनाते आए हैं HTML फाइल बनाएंगे, ठीक है ना। तो एक हमने बनाई इंडेक्स, फाइल का नाम .html। तो नॉर्मल ये HTML फाइल है, इसमें हम HTML का कंटेंट लिखेंगे। ठीक ना। तो ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है। इसको हम हाथ से भी ऐसे लिख सकते हैं कि पहले तो लिखा डॉक टाइप, फिर HTML लिखेंगे। यहाँ ये ऐसा लिखा रहता है। फिर क्या लिखेंगे? हेड टैग, यहाँ टाइटल, इंट्रोडक्शन टू CSS। फिर हेड के बाद बॉडी टैग। बॉडी टैग में हम H1 अपना कंटेंट लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे तो CSS। ठीक। अब क्या करेंगे? इस फाइल को हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए भी क्या करेंगे? CSS इंट्रो वाले अपने पेज में गए, अब यहाँ फाइल बन गई है HTML वाली। तो इसको हम ओपन करेंगे तो राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ, और अपना ब्राउजर का नाम गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम में हम उस फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ ये ओपन हो जाएगी, है ना। और जो भी हमने कंटेंट कहाँ लिखा था, जो भी कंटेंट हमने यहाँ लिखा था, ये टाइटल वाला कहाँ जाएगा? अपना इसके टाइटल बार में। ये देखिए इंट्रोडक्शन टू CSS, ये टाइटल बार में गया। ठीक। और अपना जो H1 टैग हमने बॉडी के अंदर दिया था वो कहाँ आ गया है? अपने पेज में। ठीक। अब क्या होता है कि CSS हम 3 तरह से अप्लाई कर सकते हैं। 3 तरह से कौन कौन? पहला तो है, देखिए जहाँ कल मैंने बताया था कि 3 तरह से HTML को अप्लाई कर सकते हैं अपने पेज में। ठीक है ना। इनलाइन कर सकते हैं, इंटरनल CSS कर सकते हैं स्टाइल टैग देके, और एक्सटर्नल फाइल में हम लिख सकते हैं। ठीक ना। उसमें सबसे जो यूजफुल तरीका होता है, रिकमेंडेड तरीका होता है, वो कौन सा? एक्सटर्नल फाइल में इंक्लूड करने का। ठीक ना। तो इनलाइन करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने को हेडिंग का ये कलर चेंज करना है। इस वाला H1 हमने दिया है, पेज में जो लिखा है इंट्रोडक्शन टू CSS, इसका हमको कलर चेंज करना है। तो क्या करेंगे? अपने कोड में आएंगे, H1 टैग में ही एक नया एट्रीब्यूट देंगे स्टाइल का, यहाँ लिखेंगे कलर। और अभी सारी प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा कि CSS में कौन कौन सी होती हैं। और मैंने यहाँ कलर सेलेक्ट कर लिया ब्राउन। ठीक। अब इसको सेव करेंगे फाइल को, और यहाँ रन करेंगे, मींस रिलोड करेंगे इस पेज को। तो उसने क्या किया है कि उस हेडिंग का कलर चेंज कर दिया। ठीक ना। अब क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास H2 टैग है, सॉरी H2 टैग है मल्टीपल। इसमें क्या लिखा है? हेडिंग 1 2 3 4। ठीक है ना। अब क्या है कि हम इन सबको हेडिंग को एक ही कलर देना चाहते हैं, मान लीजिए। तो क्या करते हैं अपन? यहाँ स्टाइल टैग लिखेंगे और यहाँ इसको लिखेंगे कलर,
और इसका कलर दे दिया हमने चॉकलेट। ठीक, अब सारी स्टाइल H1 जितनी भी H2 हमारी टैग हैं उन सबको हमको एक ही कलर देना है, तो क्या करेंगे, ये स्टाइल को कॉपी करेंगे और सब जगह पेस्ट कर देंगे और आउटपुट चेक करेंगे, हमारा आउटपुट क्या आ गया। तो सबका उसने क्या कर दिया, चॉकलेट कलर में सेट कर दिया। अब किसी ने बोला कि हमको चॉकलेट नहीं ग्रीन कलर चाहिए, तो क्या करेंगे, अपन हर जगह जाएंगे, यहाँ चॉकलेट की जगह ग्रीन लिखेंगे, ग्रीन। अभी तो मान लीजिए एक ही जगह है, अब पेज में मान लीजिए बहुत बड़ा पेज अपन ने बना दिया है और उसमें अलग अलग जगह पर हमारी H2 टैग दिए हुए हैं, हेडिंग 2 की जो टैग है वो दिए हुए हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हर जगह सर्च करना पड़ेगा और हर जगह हमको कलर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, ये वाला जो तरीका होता है वो सही नहीं है। अभी देखिए ये ग्रीन हो गया पर ये तरीका सही नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करने करेंगे हम अपन, एक जो होता है इंटरनल CSS, मतलब इसी पेज में हम क्या करेंगे, जो हेड टैग है अपना, ठीक है ना, HTML के बाद हेड और बॉडी टैग होते हैं। तो जो हेड टैग होगा वहां पर हम एक स्टाइल टैग लेंगे। स्टाइल टैग में क्या करेंगे अपन, यहाँ H1 को जो भी हमको टैग देना है, तो इसका जो सिंटेक्स होता है, तो सिंटेक्स कैसे होता है, सिलेक्टर होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस रहेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमको क्या लिखना है, प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के बाद उसकी वैल्यू और सेमी कॉलन। ये सेमी कॉलन याद रखेंगे, सेमी कॉलन लगाना भूलेंगे नहीं, ठीक ना। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, यहाँ पर कैसे लगाएंगे अपन सेलेक्टर। तो सबसे पहले क्या सेलेक्ट करेंगे कि किस एलिमेंट में हमको लगाना है, उसको बोलते हैं सेलेक्टर। फिर उसका क्या चेंज करना है, तो उसको बोलेंगे प्रॉपर्टी, मींस कलर अगर चेंज करना है तो यहाँ लिखेंगे कलर, तो कलर उसकी क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी, और कलर में क्या वैल्यू देनी है वो उसकी वैल्यू होगी। उसके बाद क्या लगाएंगे, सेमी कॉलन। अब जैसे हमको एग्जांपल देख लेते हैं, H1 का कलर हमको ब्राउन करना है, तो हम क्या किए, H1 यहाँ लिखे, H1 क्या हो गया, हमारा सेलेक्टर हो गया, प्रॉपर्टी में लिखे कलर, कलर और यहाँ लिखे ब्राउन, ठीक। अब यहाँ पर देखिए पहले से हमारा H1 का टैग दिया हुआ, तो यहाँ से हम हटा देते हैं, यहाँ से स्टाइलिंग इसकी, और सिर्फ ऊपर से देंगे स्टाइल टैग में जो हमने लिया। ठीक, ये स्टाइल टैग में हमने जो दिया है H1 टैग। अब ये एक ही लाइन में क्यों आ गया है, क्योंकि ये सही से अपना डिलीट नहीं हुआ, ठीक। तो ये मल्टीपल H2 टैग हमारे हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ H1 के लिए तो हमने ब्राउन दे दिया है, तो देखिए H1 का जो उसने कलर हमारा था उसने ब्राउन कर दिया है। अब H2 के लिए देंगे तो क्या करेंगे, यहाँ H2 लिखेंगे, ठीक है ना, और उसका कलर देंगे, कर्ली ब्रेसेस, कलर हमको देना है ग्रीन, कलर देना है हमको ग्रीन। तो हमने क्या किया है, कोड देख लीजिए एक बार, ये सेलेक्टर यूज करा, यहाँ हमने प्रॉपर्टी लिखी कलर और उसकी वैल्यू दी ग्रीन। तो अपने इस पेज में जितने भी H2 एलिमेंट होंगे, जितने भी H2 टैग होंगे, उनका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। आउटपुट देखते हैं, ये देखिए इसने क्या किया कि सारे जो हमारे H2 एलिमेंट थे उसका कलर ग्रीन कर दिया है। तो इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, रावेंद्र मैं एक चीज और आपको बता देता हूं कि जैसे अगर आपको आप मोबाइल डिवाइस से भी कनेक्ट कर सकते हैं, मींस अगर आपका लैपटॉप का माइक नहीं चल रहा है तो आप लैपटॉप में भी कर लीजिए कनेक्ट, और मोबाइल में भी कनेक्ट कर लीजिए। तो आप क्या करेंगे कि मोबाइल के माइक से आप बात कर पाएंगे, है ना। मैं सबको बता दे रहा हूँ कि अगर आपके डेस्कटॉप में माइक नहीं है, सिर्फ स्पीकर है, तो आप मोबाइल डिवाइस से भी कनेक्ट कर लीजिए, दोनों डिवाइस से एक साथ कनेक्ट कर लीजिए और दोनों को म्यूट रखिएगा,
है ना। जब आप मोबाइल से बात करेंगे तो क्या करिएगा कि साउंड जो कंप्यूटर से आ रहा है उसको बंद कर लीजिएगा, उसके बाद आप बात कर पाएंगे, है ना। तो जो भी कोई क्वेश्चन है आप क्वेश्चन कर लीजिएगा उसके बाद। तो एक बता रहा था मैं आपको सोल्यूशन कि आप कैसे करेंगे, आप डिवाइस मतलब कंप्यूटर में और डिवाइस में दोनों में एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल में भी आप जूम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब क्या होता है कि जैसे ये सेकंड हुआ हमारा जो एलिमेंट, इसमें क्या किया हमने, इंटरनल दिया, मतलब हर पेज में हमको ये देना पड़ेगा स्टाइल टैग। अब मान लीजिए हमारे पास 3-4 पेज हैं या 10 पेज हैं, तो अब उसने बोला कि नहीं हमको H1 टैग में H1 टैग का जो कलर है वो चेंज करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, H1 हर पेज में जाना पड़ेगा, स्टाइल टैग हमने दिया है और हर पेज में जाके हमको चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इंटरनल सीएसएस यूज ना करके कौन सी सीएसएस यूज करेंगे, एक्सटर्नल सीएसएस। मतलब हम एक सीएसएस की फाइल बनाएंगे और उसको इस पेज में इंक्लूड बस कर देंगे, और जब भी हम चेंज करेंगे उस सीएसएस फाइल में तो हमारा यहाँ भी चेंज होगा, ठीक ना, इस पेज में चेंज होगा। तो अब क्या करते हैं, ये पूरा टैग मैं हटा देता हूं और हम देखेंगे कि कैसे हम उस फाइल को इंक्लूड करेंगे। मैंने आपको इमेज इंक्लूड करना आपको बताया था आईएमजी टैग से। आईएमजी टैग में क्या करते हैं अपन, इमेज और सोर्स में इमेज का नाम देते हैं यहाँ, अगर जो भी हमारा उस फोल्डर में इमेज है, और अल्टरनेट टेक्स्ट में क्या देते हैं कि अगर वो इमेज लोड नहीं होती है तो वहां हम कोई नाम दे देते हैं कि उस इमेज में क्या दिखाया गया है, अगर जब तक वो लोड नहीं होती, ठीक है ना। ऐसे ही सेम एक एट्रीब्यूट होता है जो कि हम हेड एलिमेंट के अंदर रखते हैं। जो हेड टैग है उसके अंदर हम लिखेंगे, उसको क्या बोलते हैं, लिंक, ठीक ना। जैसे ही हम लिंक टैग को टाइप करेंगे तो वो क्या करेगा, एक दे दिया कि रिलेशन क्या है, स्टाइल सीट हम दे रहे हैं, और उस फाइल में उस फाइल की लोकेशन हमको HREF में रखनी होगी। तो क्या करेंगे, एक फाइल और बनाएंगे इसी फोल्डर में, ठीक है ना, या फिर आपको फोल्डर बनाना है तो फोल्डर के अंदर रख लीजिए उसको, और उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, CSS होगा। अभी तक हम सिर्फ HTML फाइल बना रहे थे, अब क्या करेंगे, हम CSS फाइल बनाएंगे। तो क्या करेंगे, उस CSS का नाम देंगे, अभी मैं क्या दे देता हूं, app.css, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे आप लेफ्ट साइड में दोनों के आइकन अलग अलग हैं, मतलब दोनों फाइलें अलग अलग हैं। यहाँ app.css में हैश साइन लिखा है, मतलब इसमें CSS लिखेंगे हम, और HTML में जो हमारा कंटेंट लिखा था वो तो है ही, ठीक। अब क्या करेंगे, HTML पेज में आएंगे और यहाँ HREF में इस फाइल की लोकेशन देंगे। तो ये जो फाइल है वो हमारा क्या है, इसी फोल्डर के अंदर है। तो क्या लिखेंगे, app.css, उस फाइल का नाम वो लिख देंगे अपन। अब क्या हो गया, जैसे ही हम उस फाइल का नाम लिखेंगे और ये टैग इंटर करेंगे तो ये फाइल HTML index.html और app.css फाइल, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो गई हैं, ठीक है ना। तो हमारे ब्राउजर में कौन सी फाइल खोली है अभी, index.html फाइल को हमने खोल के रखा है, ठीक है ना। अब ये दोनों फाइल एक दूसरे से कनेक्टेड हो गई। अब इसमें क्या लिखेंगे, हम CSS लिखेंगे। तो CSS लिखने के लिए वही, जैसे अपन ने क्या दिया था यहाँ पर, हेड के अंदर पहले स्टाइल टैग दिया था, है ना, स्टाइल टैग दिया था, उसके अंदर हमने लिखा था H1, और यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी का नाम दिया था कलर और ग्रीन, ये दिया था, ठीक है ना। तो अब जब हम इस फाइल में लिखेंगे तो हम स्टाइल टैग को यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे उस फाइल में, H1 टैग, और H1 मतलब सेलेक्टर लिखेंगे अपन, और उसकी प्रॉपर्टी का नाम कलर, और लिखेंगे कलर की वैल्यू, ठीक है ना। अब देखिएगा आप हमेशा ये सेमी कलर कॉलन को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, H1 को कलर ग्रीन कर दिया, तो ये हमारा H1 है, इसको ग्रीन कलर कर दिया तो ये क्या हुआ, उसमें कन्वर्ट हो गया, ग्रीन ग्रीन कलर में बदल गया, उसका जो ब्लैक कलर था। अब देखिए ये फाइल, ये दोनों फाइल एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड नहीं होती तो क्या होता, वहां पर हम कोई भी CSS अप्लाई करते
मीन्स ऐप डॉट सी एस एस में कोई भी हम प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू देते सेलेक्टर यूज करके, तो इस पेज में चेंजेस नहीं होते। तो जब भी अगर कोई चेंजेस ना हो इस पेज में, तो अपन क्या समझेंगे कि वो फाइल अभी कनेक्टेड नहीं हुई है हमारे HTML पेज के। उसके कई रीजन हो सकते हैं कि मान लीजिए वो फाइल किसी और फोल्डर में बनी है, ठीक है ना, आपने एक्सटेंशन सही से नहीं दिया है, फाइल का नाम सही से नहीं दिया है, ठीक ना। तो फाइल का नाम क्या देंगे अपन, ऐप डॉट सी एस एस। जरूरी नहीं है कि आप ऐप ही देंगे, लेकिन जो एक्सटेंशन रहेगा वो CSS ही रहेगा। स्मॉल लेटर में लिखने की कोशिश करिएगा सब चीजें, मीन्स उसका जो एक्सटेंशन है वो स्मॉल लेटर में ही यूज करिएगा। और यही सेम हम यहाँ यूज करेंगे। अगर आप कैपिटल में कर देंगे तो वो यूज तो हो जाएगा, लेकिन क्या है, बाद में आगे परेशानी आएगी आपको। मतलब आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको कैपिटल में दिया था, तो यहाँ जो HREF में भी देंगे तो आपको कैपिटल में ही देना पड़ेगा। और एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट या फिर ज्यादातर हमेशा क्या होता है, स्मॉल लेटर में ही लिखा रहता है। तो ये दोनों एक दूसरे से फाइल कनेक्टेड हो गई। एक और चीज यूज कर लेते हैं, रिलेशन में स्टाइल शीट क्यों लिखा जाता है। देखिए ये क्या होता है, लिंक टैग का यूज और भी बहुत सारी चीज के लिए किया जाता है, सिर्फ स्टाइल टैग के लिए यूज, मतलब CSS के लिए यूज नहीं किया जाता है। लिंक टैग का यूज हम क्या है, आइकन सेट करने में भी यूज करते हैं। इस टैग का यूज हम आइकन सेट करने में भी यूज करते हैं। आइकन का मतलब क्या हुआ, जैसे ये देखिए आप विकिपीडिया में CSS, आप टाइटल इसका देखेंगे तो विकिपीडिया में देखिए W सिंबल दिख रहा है आपको, ठीक है ना, CSS के बगल में W सिंबल दिख रहा है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। ये जो आपका है, ये जो W सिंबल दिख रहा है वो एक्चुअल में एक इमेज है, ठीक ना। तो इस तरह की इमेज देने के लिए भी हम लिंक टैग का यूज करते हैं। लिंक टैग का यूज करते हैं तो क्या करेंगे अपन, इसको इंस्पेक्ट करेंगे और इसके हेड सेक्शन में देखेंगे कि उसने क्या यूज किया है। देखिए पहला लिंक में रिलेशन में दिया है इसने स्टाइल टैग, ठीक ना, एक एक स्टाइल टैग इसने और दिया है। अब देखिए इसमें क्या है कि एक रिलेशन में प्री कनेक्ट करके एक एलिमेंट दिया है, एक लिंक में दिया है अल्टरनेट, ठीक ना। तो मल्टीपल चीजें हम यूज करते हैं, एडिट, एप्पल टच आइकन, सर्च, एडिट URI, लाइसेंस, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं अलग अलग प्रकार के, है ना। तो उसके लिए भी हम लिंक टैग का यूज करते हैं। तो हमको बताना होता है एक्चुअल में कि ये जो लिंक टैग है उसका क्या रिलेशन है पेज में, ठीक है ना, वो कैसे रिलेट करेगा पेज में। तो वहां लिखेंगे हम स्टाइल शीट, क्योंकि हमने app.css फाइल लिखी है और उसमें हम इसकी सारी स्टाइलिंग करेंगे, तो वहां देना पड़ता है हमको स्टाइल शीट, ठीक है। नहीं देते हैं तो कई सारे जो ब्राउजर हैं वो बाय डिफॉल्ट जो फाइल है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेते हैं कई सारे ब्राउजर, लेकिन कई सारे ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हमको देना पड़ता है ये जो लिंक टैग है वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है। हम देखेंगे जब आगे यूज करेंगे तो रिलेशन में और भी चीज देखेंगे कि किस किस चीज के लिए लिंक टैग का यूज करें हैं, ठीक ना। जैसे अपन वेबसाइट है अपनी सॉल्यूशन पॉइंट की, जो लर्निंग वेबसाइट है अपनी, उसके हेड टैग में देखते हैं, उसमें मैंने दिया था, ये देखिए उसमें मैंने कॉपी एलिमेंट, कॉपी एलिमेंट किया। अब मैंने लिंक में क्या दिया है, रिलेशन आइकन। आइकन का मतलब कि हम पेज में अपना आइकन देना चाहते हैं, जो ये पेज है इसमें हम आइकन देना चाहते हैं, और उस आइकन में हमने एक रेफरेंस लिया है कि हम एक इमेज देना चाहते हैं, और लास्ट में टाइप भी लिखा है हमने कि इमेज, इमेज दिया है हमने, और वो किस टाइप की है, PNG टाइप की इमेज है, ठीक ना। उस इमेज की लोकेशन दिया, रिलेशन दिया, आइकन। अब इस पेज को सेव करेंगे।
देखिए अब इस पेज को जैसे ही हमने सेव किया तो देखिए इंट्रोडक्शन टू सीएसएस के बगल में हमारी एक इमेज आ गई, वो जो वेबसाइट का आइकन आ गया, है ना। दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो एक बार आप कंफर्म कर दीजिएगा। तो ये देखिए जो आइकन है ये हमारा दिखने लगा, ठीक ना। एक बार क्लियर कर लीजिएगा कि आप लोगों को विजिबल है कि नहीं है, क्योंकि वो जूम नहीं होगा, ये जो है ये जूम नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू सीएसएस, तो लिंक टैग का यूज हम कई सारी चीजों के लिए करते हैं, तो एक एक करके जैसे ही हमारे सिलेबस में आता जाएगा तो वो सब मैं आपको बताता जाऊंगा। तो अभी के लिए हम यूज क्या करेंगे, स्टाइल सीट यूज करेंगे, ठीक है ना। तो रिलेशन में लिखा हमने स्टाइल सीट, और HREF में लिखेंगे ऐप डॉट सी एस एस, तो ये स्पेलिंग आप सही से लिखेंगे, ठीक है ना। और पेज में जैसे ही आप इंक्लूड करते हैं तो ये दोनों फाइलें अलग अलग हैं, इसमें HTML लिखेंगे और इसमें CSS लिखेंगे। आप CSS में HTML नहीं लिखेंगे और HTML में CSS नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। दोनों अलग अलग फाइलें हैं और दोनों का रोल अलग अलग है। अब क्या करते हैं कि हमने ऐप डॉट सी एस एस किया, इसमें H1 टैग दिया। अब H2 का कलर हम चेंज करते हैं, H2 H2 में गए, H2 का कलर हम रेड कर देते हैं। H2 का कलर हमने रेड कर दिया, तो ये H2 के सारे कलर को रेड कर दिया है। अब देखते हैं एक टैग और, मतलब एक प्रॉपर्टी और, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में मैंने अभी क्या दिया, सी ग्रीन, ठीक है ना। ये कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया, ग्रीन ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। अब इसमें विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं कलर को अभी वाइट कर देता हूं, जिससे आपको टेक्स्ट भी दिखे, ठीक है ना। अब क्या है कि इसमें क्या किया मैंने, एक इसका कलर दिया है व्हाइट, मतलब टेक्स्ट का जो कलर है वो व्हाइट होगा, और जो बैकग्राउंड है उसका मैंने क्या कर दिया है, ग्रीन दे दिया है। देखिए सेमी कॉलन को याद रखेंगे, अगर मान लीजिए आप सेमी कॉलन भूल जाते, ठीक है ना। अगर आप सेमी कॉलन भूल जाते हैं और फाइल को सेव करके यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो देखिए वो चीजें यहाँ अप्लाई नहीं होगी। तो आपको प्रॉपर जो इसका फॉर्मूला है, इसका जो रूल है वो आपको देखना पड़ेगा। अब VS कोड हमारा थोड़ा इंटेलिजेंट है, तो वो क्या करेगा, हिंट देता है। देखिए यहाँ राइट साइड में भी एक रेड लाइन शो कर दिया है, और यहाँ जो कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर भी उसने रेड लाइन शो किया है। मतलब वो बताने की कोशिश कर रहा है कि जो ये वाला हमारा ब्रैकेट है इसमें कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब व्यू प्रॉब्लम में क्लिक करेंगे तो देखेंगे क्या क्या बोल रहा है कि एट रूल और सेलेक्टेड सेलेक्टर एक्सपेक्टेड, मतलब इसमें उसको कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। अब प्रॉब्लम क्या दिख रही है, देखिए सेमी कॉलन CSS सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड, यहाँ वो सारा सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड वो दे रहा है आपको हिंट भी कि यहाँ कहीं आपने सेमी कॉलन को मिस कर दिया। तो हम सेमी कॉलन यहाँ मिस नहीं करेंगे कहीं भी, ठीक है ना। हमेशा प्रॉपर्टी देंगे, उसकी वैल्यू देंगे और सेमी कॉलन देंगे, और बीच में ये कॉलन का साइन भी देंगे, प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में इक्वल टू नहीं लगाएंगे, है ना, इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। अब सही कर दिया हमने, तो ये प्रॉपर हमारा CSS अप्लाई हो गया। इसमें किसी को कंफ्यूजन है, इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या, क्वेश्चन हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपको मैंने फिर से बता दिया कि कैसे हम CSS को अपने पेज में अप्लाई करेंगे। रावेन मैसेज करके बता दीजिए आपको अगर समझ में आ गया हो तो। राजकुमार, लोकेश, रॉबिन्सन, अच्छा समझ में आ गया, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, कल मैंने आपको कलर बताया था, तो कलर का कुछ कुछ आपको बताया था, वो वाला एक वीडियो आप देख लीजिएगा एक बार और, कि कलर कैसे देते हैं। उसमें कुछ है नहीं, बस आप कॉपी पेस्ट करके भी कलर आपको मिल जाएगा। बहुत सारी वेबसाइट देती हैं कलर पिकर के लिए, आपका कोड एडिटर भी दे देगा। यहाँ पर जैसे आप रेड लिखते हैं तो यहाँ कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा, तो आपको जो कलर यहाँ सेलेक्ट करना है। तो कलर में है कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ मैंने बताया था कि कितने टाइप से आप कलर अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है। आज हम जो टेक्स्ट है, मतलब जो भी हम टेक्स्ट या तो हेडिंग में लिखते हैं या पैराग्राफ में लिखेंगे या स्पैन में लिखेंगे या फिर लिंक टैग में देंगे, एलआई में लिखेंगे, तो वो सब हम थोड़ा सा अलाइन करना, उसमें फॉर्मेटिंग करना, उसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना सीएसएस के थ्रू देखेंगे। ठीक ना। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने पहले से ही पैराग्राफ एक बना के रखा है, थोड़ी मीनिंगफुल है। हर बार तो मैं लॉरम इप्सम ले लेता हूँ तो वो थोड़ा सही नहीं दिखता है। ठीक ना। तो ये सेलेक्ट कर लिया मैंने, फोल्डर बना के रखा है मैंने। तो ये होम पेज में मैंने थोड़ा सा HTML डिजाइन करके रखा है ना। तो इस पेज को हम डिजाइन करना सीखेंगे। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादातर ना तो मैंने कोई इमेज ली है ना कोई डिव लिया है ना। तो एक नॉर्मल सा पेज है जिसको हम डिजाइन करना सीखेंगे। तो इस पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये पेज में है क्या क्या दिखा देता हूँ पहले इस पेज को। हाँ, ये जो हमारा पेज है वो ये, ठीक ना। इसमें मैंने क्या दिया है, ऊपर कुछ लिंक्स दिए हैं, जैसे कि नॉर्मल वेबसाइट में आप देखते होंगे, होम, अबाउट, ब्लॉग, कांटेक्ट करके ये अपना देता है। ठीक ना। फिर आगे मैंने एक H1 दिया है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, 200% कर लिया। ठीक है ना। ऊपर मैंने हेडिंग दी है। अब ये क्या है कि मैंने किस तरह से यूज किया है ये भी दिखा देता हूँ आपको। मैंने एक हेडर लिया, ये सिमेंटिक एलिमेंट है, तो हेडर में हमने क्या यूज किया है, एक नव बार लिया है। नव बार के अंदर मैंने क्या लिया है, एक यूएल लिया है। ठीक है ना। यूएल के अंदर एक एलआई लिया है, उसके अंदर मैंने मल्टीपल एलआई लिया है, और सब के अंदर एक एक मैंने लिंक दी है, एक होम पेज की, अबाउट की, ब्लॉग की, कॉन्टेक्ट की। तो ये पेज अभी हमारे बने नहीं है, लेकिन मैंने लिंक दे के यहाँ दिखाया है कि हम इस तरह से दे सकते हैं। ठीक ना। तो ये मैंने लिंक दिखाई है। फिर मैंने पेज का जो हेडिंग दिया है पेज के लिए कि इसमें हम ब्लॉग पोस्ट दिखा रहे हैं। ठीक ना। और हेडर सेक्शन हमने अपना क्लोज कर दिया है। इसको मैं कमेंट भी दे देता हूँ, हेडर सेक्शन। ठीक है ना। ये है अपना। फिर उसके बाद मैंने एक सिमेंटिक एलिमेंट लिया है, मेन। मेन सेक्शन स्टार्ट। और मेन सेक्शन के अंदर मैंने पहला सेक्शन लिया है, उसमें क्या लिया है, पहला स्पैन, पोस्टेड, पोस्ट बाई, एक लिंक ली है, उसके अंदर लिखा है मनोज गुप्ता। स्पैन के अंदर ही एक मैंने एंकर टैग लिखा है और पोस्ट बाई ये लिया। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, जैसे ये मैंने क्या लिखा है, मनोज गुप्ता, ये स्पैन है। और स्पैन के अंदर मैंने क्या किया है कि एक एंकर टैग लिया है, लिंक ली है। फिर सेकंड है, उसके बाद मैंने एक हेडिंग ली है, हेडिंग 2। ठीक ना, H2 टाइप का। H2 में क्या लिखा है, मैंने उसकी हेडिंग लिखी है, और फिर उसके नीचे एक मैंने पैराग्राफ दिया। पैराग्राफ में ही देखिए, इस पैराग्राफ के अंदर ही मैंने वो जो टेक्स्ट लिखा है, और उसके अंदर एक स्पैन दिया है। स्पैन में मैंने क्या लिखा है, इंटरनेट। तो अभी क्या है कि वो पूरा पैराग्राफ के अंदर ही आ रहा है। ठीक ना। 10। अब क्या है कि यहाँ मैंने बता दिया आपको, ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर मैंने एक स्पैन दिया है, और उसके नीचे, उस पैराग्राफ के नीचे मैंने दो बटन लिए हैं। एक बटन लिया है लाइक का, एक बटन लिया है शेयर का। ठीक ना। इस तरह का आप देखे होंगे पेज में रहता है। तो लाइक और शेयर का मैंने बटन लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक हॉरिजेंटल लाइन खींच दी है। ये हमारा हो गया पहला सेक्शन। ऐसा ही सिमिलर मैंने दूसरा सेक्शन बनाया है, सेम एलिमेंट यूज करके, बस ये है कि उसका कंटेंट अलग है। ठीक है ना। सेम एलिमेंट यूज करके मैंने बनाया है। ऐसे ही तीसरा सेक्शन मैंने बनाया है। 3 सेक्शन मैंने बनाए हैं। आप चौथा भी बना सकते हैं हम अपन, अगर आगे आएगा तो हम चौथा सेक्शन भी इसमें यूज करेंगे। फिर मैंने एक लिया है फुटर। फुटर में लिखा है, एक पैराग्राफ लिया है, और उसमें लिखा है ऑल राइट रिजर्व। अब इस पे स्पैन के अंदर मैंने एक, ये जो कॉपी है इसको क्या बोलते हैं, HTML एंटिटीज। तो ये जो सिंबल है हमारा कॉपीराइट का, ये किसके थ्रू आएगा, HTML एंटिटीज का। तो इसका भी मैंने वीडियो आपको अपलोड किया है, तो वो भी देखेंगे कि आप कहाँ से ये, कैसे ये बना सकते हैं। ठीक है ना। फिर विथ सॉल्यूशन पॉइंट, उसके बाद लिखा है विथ, और उसके बाद एक मैंने एंकर टैग दिया है। एंकर टैग के अंदर मैंने लिंक दी है सॉल्यूशन पॉइंट वेबसाइट की।
उसके बाद फुटर में भी हमने क्या लिखा है, ऑल इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब। यहाँ पर हम अपन क्या करेंगे, अपने इंस्टाग्राम का, फेसबुक का और यूट्यूब की लिंक देंगे। अभी मैंने वो दिया नहीं है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया, ये पूरा पेज मैंने कैसे बनाया है। ये फुटर सिमेंटिक एलिमेंट यूज किया है, ठीक है ना। अब इसके अंदर भी मैंने एक डिव यूज किया, ये यहाँ डिव एक यूज किया है। मैंने आपको बोला था कि नहीं किया, लेकिन यहाँ मैंने एक डिव यूज किया है। उसके अंदर मैंने नव लिया है नेविगेशन के लिए, और उसके अंदर यूएल और सिमिलर जैसे मैंने हेडर सेक्शन में दिया था वो दिया, ठीक है ना। तो आप मैसेज कर दीजिए कि आपको ये एचटीएमएल जो है वो समझ में आ गया है, और सारे टैग आप लोगों ने भी यूज किए होंगे, ठीक ना। आप इसको एक बार प्रैक्टिस भी करेंगे जो जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। फुटर सेक्शन स्टार्ट, ठीक ना। यहाँ मेन सेक्शन अपना एंड हो गया है, एंड फुटर सेक्शन एंड। ये कमेंट है, कमेंट हमारा HTML में विजिबल नहीं होता है, मतलब यहाँ कहीं दिखेगा नहीं। चलिए अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा स्टाइल करने की कोशिश करते हैं, और जो हमारे टेक्स्ट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम यूज करेंगे, ठीक है ना। अब उसके लिए क्या करेंगे, अपन एक CSS फाइल बनाएंगे। अभी मैंने क्या है यहाँ CSS फाइल नहीं ली है, तो CSS फाइल को लिंक करेंगे। विनोद ने पूछा है कि नव में क्या होता है। देखिए नव जो है वो एक सिमेंटिक टैग है जो कि बताता है कि यहाँ हमने नेविगेशन दिया है। नेविगेशन का मतलब क्या होता है कि नेविगेशन के अंदर हम कई सारी लिंक देते हैं, जिस लिंक में क्लिक करके हम एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट होते हैं, ठीक है ना। तो जब मैं आपको HTML पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने जब सारे div और स्पैन बताए थे, उसके बाद मैंने बताया था कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि हमको क्लियर करते हैं कि इसके अंदर हमने एक्चुअल में लिया क्या है। नेविगेशन बार जो होता, जो नेव टैग होता है वो बताता है कि इस नेव के अंदर हमने नेविगेशन के लिए लिंक दी है, और ये काम सिर्फ डिव का करता है, ठीक है ना। जैसे अपन डिव लिखेंगे और ये नेविगेशन, मतलब नेविगेशन, इन दोनों के अंदर जैसा टेक्स्ट आएगा वैसे ही नब के अंदर आएगा, मतलब डिव के अंदर जैसा आएगा वैसे ही नब के अंदर आएगा। लेकिन डिव का यूज ना करते हुए हमने क्या किया है, नब का यूज किया है। अब ये कोई चेंज नहीं करता है, ठीक है ना। यहाँ से मैं क्या कर दिया, यूएल लिस्ट हटा दिया। अब क्या होगा, नेविगेशन बार से नेविगेशन हट गया, तो ये कोई हमारा आउटपुट नहीं देता है, ये सिर्फ एक कंटेनर के रूप में अपन यूज करेंगे। सिर्फ एक कंटेनर है जिसका कि एक स्पेसिफिक नाम है नव, ठीक है ना। इसका रेफरेंस आपको कहाँ मिल जाएगा, सिमेंटिक HTML टैग्स, ये आपको W3 स्कूल में भी मिल जाएगा, ठीक ना। सर्च करेंगे तो क्या होता है कि कुछ मीनिंगफुल टैग आपको मिल जाएंगे, जैसे ये हेडर हो गया, नेव हो गया, सेक्शन हो गया, आर्टिकल हो गया, असाइड हो गया, फुटर, ठीक ना। तो ये कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करते हैं, काम ये डिव की तरह ही करेंगे, ठीक है ना। अब ये जैसे ये सेक्शन बनाया है तो ये काम क्या करेगा, डिव की तरह ही करेगा, और आउटपुट भी हमको डिव की तरह ही देगा, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करता है, ठीक है ना। लेकिन वो क्या है कि डिवाइड कर देता है कि ये सेक्शन अलग है और ये सेक्शन अलग है, ठीक ना। तो नव और ये सारे सिमेंटिक एलिमेंट होते हैं जिनका कुछ एक मीनिंग निकलता है, और किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए हम उसको यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने नव का यूज क्यों किया, ठीक है ना। नव की जगह आप डिव का भी यूज कर लीजिए, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाएगा कि आखिर इसके अंदर दिया क्या हुआ। अब इसको हम स्टाइल करना शुरू करते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिंक एलिमेंट लेंगे, सॉरी LI ले लिया मैंने, लिंक लेंगे और यहाँ क्या करेंगे, href में हम उस पेज का
लिंक देंगे हमारे कौन से पेज का, स्टाइल पेज का। तो हम एक पेज और बना लेते हैं, मीन्स एक फाइल और बनाएंगे। इसका नाम लिखा मैंने app.css, आप कोई भी नाम लिख दीजिएगा, यहाँ लिख देता हूँ माई स्टाइल .css। ठीक है ना, बस ये कि थोड़ा मीनिंगफुल नाम रहे तो समझ में आएगा कि ये क्यों है। माई स्टाइल .css दे दिया, ये फाइल अभी खाली है। फिर भी हम अपने होम पेज पे चलते हैं, होम पेज पे चलते हैं और यहाँ दे देते हैं माई स्टाइल .css। अब क्या है कि ये फाइल और ये फाइल एक दूसरे से लिंक हो गई हैं। ठीक, अब जो है माई स्टाइल में जो भी मैं CSS के टैग यूज करूंगा वो कहाँ अप्लाई होंगे, मेरे HTML home.html पेज में अप्लाई होंगे। ठीक, ये हमारा पेज है। पहले सबसे पहले हमारा क्या है, लिंक दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, इन सब के जो इनका जो कलर है वो चेंज करते हैं अपन। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, ए टैग लिया, ए टैग को सिलेक्ट करा और क्या लिखा, कलर, कलर अपने को ब्राउन रखना। तो क्या करेगा, वो पेज में जितने भी हमारे लिंक है उन सब के कलर उसने चेंज कर दिए। ठीक है ना, उसने क्या किया है कि सारी जो लिंक है हमारी उन सब की कलर को चेंज कर दिया है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। टेक्स्ट अलाइन, ठीक ना, अभी क्या किया मैंने, लिंक का जितने भी हमारे पेज में लिंक थी उसका कलर चेंज कर दिया। अब आते हैं अपना सेकंड एलिमेंट H1 में। H1 में मैंने क्या किया, इसको हम बीच में लाते हैं। ठीक है ना, पेज के बीच में लाते हैं। ये यहाँ सही नहीं दिख रहा है, वो थोड़ी हेडिंग के रूप में दिखना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक यूज करता हूँ प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन और इसमें वैल्यू क्या देता हूँ, सेंटर। अब क्या होगा, जैसे ही हम आउटपुट देखेंगे तो ये ब्लॉग पोस्ट क्या हो गया, हमारा सेंटर में आ गया। सेकंड एलिमेंट हम जब यूज करेंगे वो क्या होता है, फॉन्ट वेट। तो अब देखिए जैसे ये पोस्टेड बाई है, ये थोड़ा पतला दिख रहा है। ठीक ना, तो फॉन्ट वेट क्या करता है प्रॉपर्टी, उस जो वो टेक्स्ट है उसको थोड़ा बोल्ड करता है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम कहाँ थे, मैंने ब्लॉग पोस्ट को इसको सेंटर में अलाइन किया था। तो उसके लिए हमने प्रॉपर्टी क्या यूज की थी, अलाइन टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक ना, अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक के बाद एक जितने भी एलिमेंट मैंने बनाए हैं वो स्पेसिफिक बनाए थे कि हम जो सारे जो टेक्स्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं अपने काम में आती हैं ज्यादातर, वो हम कवर कर पाए। ठीक ना, तो अब देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है पोस्ट बाय मनोज गुप्ता, तो इसका टेक्स्ट हम थोड़ा सा बोल्ड करते हैं। ये अभी लाइट दिख रहा है, जो टेक्स्ट है वो थोड़ा लाइट दिख रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इसको मैंने किस में लिया है, स्पैन के अंदर लिया है। तो हम जितने भी स्पैन है हमारे, उनका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बोल्ड करते हैं। स्पैन फॉन्ट, इसमें क्या यूज करेंगे, फॉन्ट वेट। और यहाँ पर देखिए फॉन्ट वेट का यूज कैसे कैसे कर सकते हैं अपन, यहाँ नंबर भी दे सकते हैं। तो क्या होगा कि अगर वो अवेलेबल है उस फॉन्ट के लिए तो अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या देते हैं अपन, 100 से लेके 900 के बीच का कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक ना, अब क्या होता है कि 100 जो होता है वो सबसे पतला फॉन्ट होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि फॉन्ट के लिए अवेलेबल ही हो 100 नंबर, है ना। तो हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, देख लेंगे कि वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो नियरेस्ट जो अवेलेबल हमारा नंबर होगा उसको वो अप्लाई कर लेता है। तो बाय डिफॉल्ट जो 400 यूज होता है वो नॉर्मल टेक्स्ट के लिए यूज होता है। जैसे ये नॉर्मल हमारा टेक्स्ट दिया है उसके लिए 400 यूज होता है। अब यहाँ 500 करके देखते हैं, देखिए 500 भी अवेलेबल नहीं है। और इसमें अवेलेबल क्या होगा, मेरे ख्याल से 900। इसमें सिर्फ दो चीज का होगा, नॉर्मल और बोल्ड टेक्स्ट। ठीक ना, तो अब क्या हुआ,
हमने उसको बोल्ड कर दिया, जो भी उसमें अवेलेबल है। तो आप देख के देखोगे कि उसके लिए वो अवेलेबल है कि नहीं है। या फिर जब हम फॉन्ट डाउनलोड करना सीखेंगे कि हमको कोई एक्सटर्नल फॉन्ट लगाना है, तो उसमें वो बता के देता है कि ये वाला जो फॉन्ट है उसमें कौन कौन से फॉन्ट वेट के नंबर अवेलेबल है। ठीक है ना। तो इसके लिए हम नंबर भी दे सकते हैं, 100 से लेके 900 के बीच का कोई भी नंबर। ठीक है ना। वो दे के देखेंगे, अगर अप्लाई होता है तो उसको कर लेंगे। फिर उसके लिए अपने को क्या होता है, एक टेक्स्ट भी दिया रहता है कि अगर हमको बोल्ड करना है तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, बोल्ड। तो वो क्या करेगा, उस टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। एक होता है बोल्डर, मतलब उस बोल्ड से थोड़ा सा कम, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा और बोल्ड से थोड़ा सा कम। ये भी अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उस टेक्स्ट के लिए अवेलेबल है कि नहीं है। तो देखिए इसके लिए अवेलेबल नहीं है, इसमें सिर्फ दो है, एक नॉर्मल टेक्स्ट है और एक बोल्ड टेक्स्ट है। दो ही अवेलेबल है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें यूज कर सकते हैं। अगर वो अवेलेबल होते तो हमारे हमारे पेज पर रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है ना। तो जब हम अलग से फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट लगाना देखेंगे कि बाहर से कोई फॉन्ट जो हमारे ब्राउजर में अवेलेबल नहीं है, उसके अलावा अगर कोई फॉन्ट हम लगाना देखेंगे, तो फिर उसमें देखेंगे कि कौन कौन से फॉन्ट वेट और किस टाइप के उसमें स्टाइल अवेलेबल है। ठीक। अगला देखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। अब देखिए जैसे इसमें ये मनोज गुप्ता है, उसके नीचे अंडरलाइन आते हैं। जितने भी अपना अपनी जितनी लिंक है पेज में, सबके नीचे अंडरलाइन आ रही है। ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहता कि ये अंडरलाइन आए। जैसे आप कोई विकिपीडिया में देखेंगे तो यहाँ भी लिंक जो है, जब माउस का कर्सर ले जाते हैं तब वो अंडरलाइन होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट कोई भी जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन नहीं है, भले वो लिंक हो या ना हो। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि लिंक में से अंडरलाइन हटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ए टैग में गए, यहां से क्या लिखे, टेक्स्ट डेकोरेशन एक प्रॉपर्टी होती है, और यहां लिखे हमने नन। तो वो क्या करेगा, सारे जगह से उसने हटा दिया क्या, अंडरलाइन। ठीक है ना। मतलब उसने टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं किया, सिर्फ उसने क्या कर दिया है कि अंडरलाइन हटा दिया है। अब मान लीजिए ब्लॉग के नीचे मेरे को अंडरलाइन देना है। तो अब क्या करेंगे, H1 टैग में अपन गए, टेक्स्ट डेकोरेशन, यहां लिखेंगे अंडरलाइन। अंडरलाइन तो अब क्या होगा, H1 के नीचे हमारा अंडरलाइन आ जाएगा। अब क्या होता है, इसमें और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, हमको ऊपर देना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए इसमें और भी बहुत सारी अपर लाइन भी आती है। अपर लाइन भी आती है, देखिए इसको सर्च कर लेंगे। अब देखिए जैसे यही मैं भूल रहा हूँ, अब अपर लाइन बहुत कम यूज होता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन में, यहाँ अपन चेक कर लेते हैं। हाँ, ओवर लाइन बोलते हैं उसको, अपर लाइन नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं, ओवर लाइन। ओवर लाइन, ओवर लाइन हमने लिखा, तो अब क्या होगा, उस टेक्स्ट के ऊपर साइड लाइन आ गई। ठीक है ना। अब नीचे भी चाहिए, ऊपर भी चाहिए, तो क्या लिखेंगे, अंडरलाइन। अब क्या होगा, ऊपर भी आ गई, नीचे भी आ गई। अब क्या होगा, अब इसका हम जो ऊपर लाइन करते हैं, इसका कलर अगर चेंज करना, तो यहाँ अपन दे देंगे कोई भी कलर, जैसे मान लीजिए रेड। ये देखिए रेड, तो उसने क्या किया है कि जो भी हमारे लाइन का कलर है वो चेंज कर दिया है। फिर उसके बाद और भी कुछ अगर अपने को देना है तो वो भी दे सकते हैं। एक होता है वेवी,
ये यूज तो मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन ये भी होता है। तो क्या होता है, अपने को डिफाइन कर, मतलब जो स्टाइल होती है कि अंडरलाइन अपने को कैसे करना है, वो यहां से होता है। एक होता है डैश्ड, तो अब क्या होगा कि डैश डैश करके आएगा। एक और प्रॉपर्टी होती है डॉटेड, तो उसमें क्या होगा कि डॉट करके आएगा। ये देखिए डॉट, मैं शायद पेज को जल्दी वो कर देता हूँ, तो रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ देखेंगे कि जब मैंने क्या किया, यहाँ डॉटेड लिखा लिखा तो उसने क्या किया कि जो लाइन का कलर है उसने डॉटेड कर दिया, ठीक है ना। ठीक है, और देख लेते हैं और कौन कौन सा है। डबल, तो उसमें क्या होगा, देखिए डबल अंडरलाइन आई, डबल के बाद अगर डॉटेड करते हैं तो नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन चेक करके देख लेंगे कि कौन कौन से यूज किए हैं। तो अपन ने सिर्फ टेक्स्ट डेकोरेशन में देख लिया कि हम उसके अंदर अंडरलाइन कैसे करेंगे। अगर किसी के नीचे अंडरलाइन आ रही है, जैसे लिंक में बाय डिफॉल्ट आती है, तो हम उसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे तो उसके नीचे की लाइन हट जाएगी। तो सबसे ज्यादा तो मैं इसीलिए यूज करता हूँ कि लिंक में से कोई एंकर टैग है उसमें से लाइन हटाने के लिए, ठीक ना। फिर अपन ने क्या किया, चेक किया कि अपन अंडरलाइन कैसे लेके आ सकते हैं। ठीक है, अगला जो है वो हम देखेंगे लाइन हाइट। अब जैसे ये पैराग्राफ है, अगला हमारा ये जो पैराग्राफ हमने लिया है, इसमें क्या करेंगे, ये जो लाइन के बीच में स्पेस है, मतलब ये पहली लाइन हुई और ये सेकंड लाइन हुई, इन दोनों के बीच का स्पेस भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक ना। तो अपन क्या करेंगे, पैराग्राफ टैग लेंगे, पैराग्राफ टैग को हमने सेलेक्ट किया और उसके लिए लेंगे लाइन हाइट। लाइन हाइट में आप दे सकते हैं कि कितना आपको लाइन हाइट चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपने 1 दिया, 1 दिया है तो क्या करेगा कि जितना फॉन्ट की साइज है लगभग उतना ही वो क्या कर देगा, दोनों लाइन के बीच में स्पेस दे देगा। अब इसको 2 करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट की साइज होती है उससे 2 गुना वो क्या करेगा कि बीच में स्पेस दे देगा। तो यहाँ नंबर हम लिख सकते हैं 1 2। अगर मान लीजिए आपको कम देना है तो आप 0.5 भी दे सकते हैं, मतलब आधे फॉन्ट की जगह हमारी छोड़ना है। तो अब देखिए ये पढ़ने में नहीं आ रहा है तो ये देने का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि हम इस तरह से भी दे सकते हैं। सर हाँ कोई भी स्टाइल 2 बार यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं वो सब आपको बताऊंगा। 2 बार यूज कर सकते हैं, 3 बार यूज कर सकते हैं, वो भी हमारे पार्ट नहीं, में है। जैसे हाँ टेक्स्ट डेकोरेशन लगाया आपने, वो हाँ, एक बार और उसी में लगा दें तो उससे लगा दिक्कत के होगी? देख लीजिए, लेकिन वो क्या है, जैसे सेम अपन टेक्स्ट डेकोरेशन लगाते हैं और नीचे और यहाँ से ओवर लाइन हटा दिए, करके देख लीजिए। मैंने किया नहीं है अभी तक, है ना। मुझे नहीं लगता इसका कोई यूज होता होगा, पर मैंने लगा के देख लिया। तो अब क्या किया है, मैंने अंडरलाइन हटा दिया तो उसने क्या किया है कि नेक्स्ट वाला जो है ना वो लेता है, जो भी आपने लास्ट प्रॉपर्टी दी है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक ना। तो सेम प्रॉपर्टी अगर आप दोबारा देते हैं तो वो क्या करता है, लास्ट वाली लेता है। समझ में आ गया क्या। राजकुमार, राजकुमार कोई क्वेश्चन है क्या, पूछ लीजिए। अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। फिर अगला है कि लाइन हाइट अपन ने दे के देख ली, ठीक ना। इसको पिक्सल में भी दे सकते हैं। अब पिक्सल क्या होता है, इसमें जितने भी यूनिट होगी उसका चैप्टर मैंने अलग से डिजाइन किया है तो वो अपन देखेंगे। अभी सिर्फ अपन समझ लेते हैं। तो 2 पिक्सल की आपने जगह छोड़ी तो वो क्या करेगा, 2 पिक्सल यहाँ दे देगा। देखिए एकदम एक के ऊपर एक चढ़ा दिया, ठीक ना। तो इसमें पॉइंट में देना ज्यादा सही रहता। ब्लॉग पोस्ट को ही कलर देना हो तो बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे आपने क्या किया है, H1 में टेक्स्ट लाइन सेंटर किया है, उसका कलर दे दीजिए।
कलर, और उसको जो भी आपको कलर देना है तो आपने H1 उसको सेलेक्ट किया। अब ये ब्लॉग पोस्ट क्या है, ब्लॉग पोस्ट का कलर उसने चेंज कर दिया। ब्लॉग पोस्ट क्या था, H1 था, तो H1 टैग हमने सेलेक्ट किया और उसका कलर दे दिया। अब कलर के लिए भी हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट मैंने आपको बताई थी, फ्लैट UI कलर। देखिए इसमें अपने को बहुत सारे कलर के कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, है ना, कलर के बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। जैसे ये वाला मैंने कलर का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे जो सा कलर पसंद आ रहा है, मान लीजिए ये कलर है जो मुझे हेडिंग में अपने देना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से ये हटाया और वहां से पेस्ट कर दिया, तो उसका जो कलर कोड है। अब ये कलर कोड क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, मतलब कल के सेशन में, तो आप एक बार वो रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपको ये कलर समझ में नहीं आया होगा। बाकी कलर कोड आपको मिल जाएगा, बहुत सारी वेबसाइट होती है वहां से पिक करके। तो कलर हमने वहां से कॉपी किया, पेस्ट किया, तो हम H1 का कलर वहां से सेट कर देंगे। तो देखिए H1 का कलर उसने सेट कर दिया। फिर अगला है, मैं लाइन हाइट आपको पढ़ा रहा था, तो पैराग्राफ में लाइन हाइट यहाँ से दे सकते हैं, डेसिमल में भी दे सकते हैं 1.5। तो क्या होगा, उसने जो पैराग्राफ है हमारा, उसका जो कलर है उसने चेंज कर दिया, सॉरी हाइट जो है, दो लाइनों के बीच की जो हाइट है वो उसने सेट कर दी है। फिर है अगला, हम पढ़ेंगे लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग क्या करता है कि मान लीजिए ये जो ऑल अबाउट इंटरनेट है, ये बहुत पास पास है या फिर बहुत दूर दूर आपको नजर आ रहे हैं, तो इसको भी अपन चेंज कर सकते हैं। तो ये कौन सा है, हमारा एलिमेंट है H1 एलिमेंट है, इसको इंस्पेक्ट करके देख लेंगे आप, सॉरी H2 एलिमेंट है। तो H2 एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और इसमें देंगे लेटर स्पेसिंग। H2 एलिमेंट को सिलेक्ट किया। अब इन दोनों के बीच का स्पेस, मतलब लेटर के बीच का स्पेस अपने को करना है, लेटर स्पेसिंग, और यहां मैंने पॉइंट में दिया 1। तो अब क्या करेगा, ये 1 पॉइंट मतलब एक फॉन्ट का जो वो होता है, साइज होता है, उसके हिसाब से ये उसका स्पेस दे देगा। ठीक है ना, तो अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको 2 दे के देखते हैं, इसमें भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इसको पिक्सल में देखते हैं। ये देखिए उसने क्या किया, इंक्रीज कर दिया 2 लाइन के बीच, मतलब ये जो इसमें इस लेटर की है वो स्पेस जो है वो ज्यादा कर दिया है। मतलब ए और बीच में जैसे ऑल है, ALL, उसमें ALL इन सब के बीच की जो स्पेसिंग है वो उसने ज्यादा बढ़ा दी है। ठीक ना, तो इसको कम भी दे सकते हैं अपन, 0.5 भी दे सकते हैं। ठीक ना, तो और पास आ गया 0.1 देते हैं तो और पास आ जाएगा। ये देखिए, और देते हैं माइनस में अगर करते हैं तो ये देखिए माइनस में भी ये कर रहा है, माइनस में 2 पिक्सल देते, तो ये देखिए और उसने सटा दिया है सारे। तो आप प्लस में भी दे सकते हैं इसको और माइनस में भी दे सकते हैं। तो अभी हम 10 पिक्सल दे के देखते हैं, माइनस में हो गया, ये माइनस में 10 पिक्सल, तो ये एक के ऊपर एक उसने ऐड कर दिया। अब देखिए ऑल अबाउट इंटरनेट ये थोड़ा सा दूर दूर यहाँ दिख रहा है, तो ये हमारा H2 को मैंने लेटर की स्पेसिंग यहाँ सेट कर दी है। अब क्या होता है कि जैसे ये अगला हम देखेंगे फॉन्ट की साइज को बढ़ाना, तो यहाँ देखेंगे पैराग्राफ जो है अपना, थोड़ा जो इसका फॉन्ट है उसका कम है, तो अगर इसको हमको बढ़ाना है तो क्या करेंगे, पैराग्राफ टैग हमने सेलेक्ट किया है, इसका क्या करेंगे, फॉन्ट साइज लिखेंगे यहाँ, और यहाँ देखिए पहले से कुछ लिखा है, लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉल। अगर यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है तो आप वो कर सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट फॉन्ट का साइज देना है तो आपने 16 का कर दिया, तो 16 पॉइंट का क्या करेगा, साइज ले लेगा, पिक्सल। तो क्या करेगा वो 16 पिक्सल का साइज ले लेगा। अभी 16 पिक्सल शायद इतना ही होता है, इसको देखते हैं अपन 50 पिक्सल पैराग्राफ का। ये देखिए 50 पिक्सल दिया तो 50 पिक्सल उसने ले लिया। 20 पिक्सल दे के देख लेते,
ये देखिए 20 पिक्सल में उसने थोड़ा सा बढ़ाया है। अब ये पिक्सल क्या होता है अभी के लिए आप इग्नोर कर दीजिए, जितनी भी यूनिट इसमें यूज होती हैं, पिक्सल हो गया, पॉइंट हो गया, परसेंटेज हो गया, तो उसका एक सेक्शन मैंने डिजाइन किया है, तो वो अपन समझेंगे उसमें कि यहाँ कैसे अपन यूज करेंगे। अब देखिए जहाँ यहाँ ईएम यूनिट भी यूज होती है, आरईएम भी एक यूनिट होती है, वो भी यूज होती है, तो वो कैसे अपन यूज करेंगे वो बाद में देखेंगे। अब यहाँ परसेंटेज भी इसको दे सकते हैं, मान लीजिए 50% अपन ने दे दिया, तो क्या करेगा फॉन्ट साइज को वो 50% इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा। तो पहले 100% था, अब उसने 50% कर दिया, तो फॉन्ट जो है हमारा छोटा हो गया। अब इसको 200 कर देंगे, 200% अपन ने किया तो क्या करेगा उसको डबल कर देगा, ठीक है ना। 150% यहाँ कर सकते हैं, तो लगभग 1.5 गुना वो कर देगा, ठीक है ना। और नॉर्मल क्या रहता है 100% में रहता है। नॉर्मली जो फॉन्ट है वो हमारा ऐसा दिखेगा, तो उसको इंक्रीज करना है तो 150 पिक्सल हमने कर दिया, ठीक। अब इसको जूम आउट थोड़ा सा कर लेते हैं। अब आते हैं, अगला है हमारा फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली के लिए थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन अपन देख लेते हैं। तो आपके लिए मैंने लिंक पहले से लेके रखी थी, बना के रखी है कि कौन कौन सा मेरे आपको लिंक बताना है। ये तो इंट्रो हो गया, ये वीडियो हो गया, बैकअप, क्लास 8 लिंक्स, फॉन्ट स्टैक, एक ये जो लिंक है, ये लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मैं ना ग्रुप में भेज दूंगा। और जो क्लास का रिसोर्स होता है वो भी मैं आपको कर दूंगा। तो इसमें देखिए कई सारी फॉन्ट फैमिली होती हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि फॉन्ट फैमिली का सपोर्ट कितना रहता है, ठीक है ना। जैसे ये सेंस सेरिफ करके एक फॉन्ट फैमिली है, उसी फैमिली का एक फॉन्ट होता है एरियल। वो विंडोज के लिए कितना सपोर्टेड है, देखिए यहाँ सारे लिखा है कि विंडोज की लगभग 99.84% सिस्टम में ये चलता है। मैक में इतना चलता है, एरियल ब्लैक, एरियल नैरो विंडोज में कितना चलता है। तो ये सपोर्ट बता रहा है कि हमारा जो सिस्टम है अगर वो है तो कौन कौन से फॉन्ट फैमिली को सपोर्ट करता है। जैसे ये देखिए एवेंट ग्रीन, ये विंडोज के लिए 0% सपोर्ट है, मतलब 0% फॉन्ट यहाँ यूज होता है ये वाला फॉन्ट मशीन में, ठीक है ना। मैक में 1% हो गया। फिर ये है अगला फॉन्ट, ये विंडोज में ज्यादा है, मैक में कम है। तो ये अपन देखेंगे कि इसका ये जो सपोर्ट है वो अगर वो हम किस तरह से देते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने इस फॉन्ट के बारे में देखा, अब ये फॉन्ट को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए अपने को जो प्रॉपर्टी दी है वो कौन सी है, फॉन्ट फैमिली। देखिए कितना मतलब इजी है हर चीज को समझना, है ना। तो अपन क्या करते हैं कि ये जो पैराग्राफ है उसमें देते हैं फॉन्ट फैमिली। जो चीज आपके लिए यूज है तो उसके लिए नॉर्मल सिंटेक्स है फॉन्ट फैमिली। बहुत कम केस में आपको मिलेगा कि आपको लिए कोई और वर्ड यूज करो। जैसे आपको फॉन्ट की फैमिली चेंज करना है तो आप डायरेक्ट उसका प्रॉपर्टी का नाम ही होगा फॉन्ट फैमिली, है ना। तो बहुत रिलेटेबल आपको सिंटेक्स मिलेगी। तो हमने क्या किया, फॉन्ट फैमिली लिखा, और फॉन्ट फैमिली अपनी क्या थी, उसका सिंटेक्स ये एवेंट ग्रेड। ये अब मेरा विंडो सिस्टम है, इसमें ये सपोर्टेड नहीं है, फिर भी मैंने क्या किया है उसको लिख दिया। इसको किस में देते हैं फॉन्ट फैमिली, अपन एक ब्रेसेस में देंगे, मतलब इन्वर्टेड कामा में देंगे, या तो डबल इन्वर्टेड कामा में, मतलब आप ऐसे दे सकते हैं, या फिर सिंगल कोट में भी आप इसको दे सकते हैं। वो मैंने सेट किया। अब देखते हैं अपन फॉन्ट हमारा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए यह फॉन्ट हमारा चेंज नहीं हो रहा है। अब देखिए जो फॉन्ट हमारे सपोर्टेड है वो आपको कहाँ मिलेंगे, फॉन्ट फैमिली ब्राउजर सपोर्ट। तो इसमें जो फॉन्ट है ये देखिए CSS वेब शेप फॉन्ट। तो जो हमारा ब्राउजर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करता है, मतलब हमको बाहर से नहीं लाना पड़ता, तो उसके
फॉन्ट फैमिली सपोर्ट करता है उसकी भी लिंक यहाँ पर दी हुई है। ठीक ना, कैसे यूज करेंगे अपन वो भी देख लेंगे। अब जैसे जो थोड़ा सा फॉन्ट अलग दिखे, जैसे ये वाला फॉन्ट, ठीक है ना, इस फॉन्ट फैमिली को सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन, कुरियर न्यू, यहां लिखा अपन ने ये वाला फॉन्ट, ठीक है ना। इस फॉन्ट फैमिली को सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन, कुरियर न्यू, यहां लिखा अपन ने कुरियर न्यू। इसको मैं कमेंट करता हूँ। देखिए इसमें भी कमेंट करना मैं आपको बता देता हूँ कि कमेंट कैसे करेंगे। आप जिस लाइन को आपको कमेंट करना है या फिर मल्टीपल लाइन को कमेंट करना है, उन सभी लाइनों को आप सेलेक्ट कर देंगे और कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश वो आप प्रेस करेंगे तो आपका वो लाइन जो आपने सेलेक्ट की है CSS फॉर पैराग्राफ टैग, तो ये पैराग्राफ के लिए जो आपने दिया तो ऊपर आपने एक कमेंट डाल दिया कि यहाँ जो यूज हो रहा है वो पैराग्राफ के लिए हो रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन में कमेंट करता हूँ और फॉन्ट फैमिली फिर से अपन देखते हैं। फॉन्ट फैमिली, अब देखिए इसमें बहुत सारे जो फॉन्ट फैमिली हैं वो अपने को यहाँ हिंट में देगा, तो जो भी यहाँ दे रहा है ना वो लगभग टैग, ठीक है ना, CSS फॉर पैराग्राफ टैग, तो ये पैराग्राफ के लिए जो आपने दिया तो ऊपर आपने एक कमेंट डाल दिया कि यहाँ जो यूज हो रहा है वो पैराग्राफ के लिए हो रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन में कमेंट करता हूँ और फॉन्ट फैमिली फिर से अपन देखते हैं। फॉन्ट फैमिली, अब देखिए इसमें बहुत सारे जो फॉन्ट फैमिली हैं वो अपने को यहाँ हिंट में देगा, तो जो भी यहाँ दे रहा है ना वो लगभग सारे ब्राउजर में सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो हमारा जो फॉन्ट फैमिली है सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये कुरियर न्यू वाला देखते हैं। अब क्या होता है, इसको किया मैंने और इसमें इंटर किया, देखिए ये सारे जो आप, तो बाय डिफॉल्ट देखिए 3 फॉन्ट फैमिली इसमें बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होके आई थी। तो बाय डिफॉल्ट देखिए 3 फॉन्ट फैमिली इसमें बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होके आई थी। पहला तो कुरियर न्यू, फिर कुरियर, फिर मोनो स्पेस। इसका क्या मतलब होता है ये समझेंगे अपन। ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा ब्राउजर कुरियर न्यू जो फॉन्ट फैमिली है उसको सपोर्ट नहीं करता है, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट वाला जो फॉन्ट है उसको सपोर्ट कर लेगा, मतलब कुरियर को। अब देखिए इसमें जो सेकंड जो हमारा फॉन्ट है वो है कुरियर वाला, इसको करते हैं। अब इसका देखते हैं अपना आउटपुट क्या निकल के आता है, ये कैसा दिखता है। ये देखिए ये भी सेम ही दिख रहा है। अगला जो है मोनो स्पेस, ये सारे शायद एक ही फैमिली के होंगे तो एक ही जैसा इनका ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता तो उसको वो चेंज नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, अल्टरनेट में देंगे कि हमको अगर ये ब्राउजर हमारा सपोर्ट नहीं करता है तो हमारा जो अगला फॉन्ट होगा ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता तो उसको वो चेंज नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, अल्टरनेट में देंगे कि हमको अगर ये ब्राउजर हमारा सपोर्ट नहीं करता है तो हमारा जो अगला फॉन्ट होगा वो कौन सा होगा, COURIER। तो जो डिफॉल्ट फॉन्ट होगा वो हमारा मोनो स्पेस होगा। अगर ये मोनो स्पेस नहीं सपोर्ट करता है हमारा ब्राउजर तो कुरियर वाला कर देना। कुरियर वाला सपोर्ट नहीं करता है तो फिर हम क्या करेंगे, आगे भी एक फॉन्ट लिख देंगे, एरियल वाला, ठीक ना। तो जितने फॉन्ट आपको देना है आप यहाँ दे सकते हैं, लेकिन लेगा वो क्या है, लेफ्ट से लेके राइट के बीच में। अगर ये सपोर्ट करेगा तो ये ले लेगा, ये सपोर्ट करेगा तो ये ले लेगा, ये सपोर्ट करेगा तो ये ले लेगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो डिफॉल्ट फॉन्ट जो हमारा है वो तो रहेगा ही, ठीक है ना। तो इस तरह से हम दे सकते हैं। अब ये क्या है कि ये कुरियर को सपोर्ट कर लिया है, मोनो स्पेस नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो इसको और भी हम कल से स्टाइल करेंगे सेलेक्ट करके, और जो बहुत सारी प्रॉपर्टी और होती है वो भी देखेंगे। कौन कौन सी होती है वो देख लीजिए। टेक्स्ट लाइन अपन क्या कर सकते हैं, लेफ्ट से लाइन कर सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट रहता है। लेफ्ट से अलाइन का इन द सेंस आपका जो
सारे जो लेटर हैं वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, लेफ्ट से होंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो लेफ्ट से ही अलाइन होता है, तो अपन राइट अलाइन भी लिख सकते हैं। ठीक ना, टेक्स्ट लाइन मैंने राइट कर दिया। अब इसका देखते हैं आउटपुट क्या है। ये देखिए अब क्या करा उसने, पैराग्राफ को राइट से अलाइन कर दिया। ठीक, अब जो बाय डिफॉल्ट रहता है लेफ्ट से अलाइन का इन द सेंस आपका जो सारे जो लेटर हैं वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, लेफ्ट से होंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो लेफ्ट से ही अलाइन होता है, तो अपन राइट अलाइन भी लिख सकते हैं। ठीक ना, टेक्स्ट लाइन मैंने राइट कर दिया। अब इसका देखते हैं आउटपुट क्या है। ये देखिए अब क्या करा उसने, पैराग्राफ को राइट से अलाइन कर दिया। ठीक, अब चारों तरफ अपने को बराबर देना है तो क्या करेंगे, या तो एक और होता है सेंटर अलाइन, तो वो क्या करेगा, सेंटर से लेगा, टेक्स्ट को जस्टिफाई कर देगा, मतलब दोनों तरफ से वो जस्टिफाई कर देगा, मतलब दोनों तरफ से वो बराबर स्पेस में कर देगा। देखिए दोनों तरफ एक ही टाइप का एंड हो रहा है। उसके लिए उसने क्या किया है कि इन दोनों टेक्स्ट के बीच की जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज कर दी है। ठीक है ना, तो उसको वो अपने हिसाब से एडजस्ट करके वो दोनों तरफ से वो अलाइन कर देगा। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं, मेरे ख्याल से ज्यादातर वर्ड में यूज होता है, वर्ड एक्सेल वर्ड की फाइल जब आप बनाते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल। ये हो गया आपका टेक्स्ट लाइन। और भी जो इसमें प्रॉपर्टी होती है वो आप करके देखेंगे, यूज जब करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा क्या करना चाहते हैं, सब कुछ होता है इसमें, है ना। अभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे किसी पैराग्राफ का बैकग्राउंड आपको चेंज करना है